विश्व आयुर्वेद परिषद प्रांत इकाई द्वारा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में चल रहे व्यक्तित्व विकास वर्ग के छठे दिन प्रातःकालीन प्रथम सत्र में दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के द्रव्य गुण विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत किशोर राय ने अपने संबोधन में कहा कि एक डॉक्टर के तौर पर आपके द्वारा लिखी गई आपकी चिकित्सा व्यवस्था पत्र यानी प्रिस्क्रिप्शन भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पर्ची पर कैसे लिखा जाता है और क्या लिखना चाहिए। वहीं लखनऊ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के बाल रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर DN मिश्रा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कभी भी आप अपने आप को मास्टर मत समझिए, बल्कि हमेशा एक विद्यार्थी की तरह अध्ययन करते रहिए, जिससे आपके द्वारा की गई चिकित्सा रोगियों को अधिक फायदा पहुंचा सके। इन्होंने आयुर्वेद में वर्णित 16 संस्कारों के द्वारा व्यक्तित्व विकास कैसे करें, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपकी चाल, बात करने का अंदाज, यह सब बातें आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। वहीं आजमगढ़ आयुर्वेदिक महाविद्यालय के काय चिकित्सा के एसोसिएट प्रोफेसर रुद्रमणि द्विवेदी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान में स्वास्थ्य वृत्त विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने भी अपना व्याख्यान दिया। संध्याकालीन प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने वेद एवं पुराण में वर्णित आयुर्वेदिक चिकित्सा की विस्तृत चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अपूर्व प्रियदर्शी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिवान के द्रव्य गुण विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर वैद्य अंकेश कुमार मिश्रा ने भी अपना व्याख्यान दिया। इन सभी विद्वानों को महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे, विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रांत संरक्षक एवं महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने अंग, वस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया तथा व्यक्तित्व विकास वर्ग में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। इन व्याख्यानों के दौरान महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर राजा प्रसाद, डॉक्टर उपेंद्र पर्वत, डॉक्टर SK तिवारी, डॉक्टर अंकेश मिश्रा, डॉक्टर कौशिक वैश्य, डॉक्टर ज्योति कौशिक, प्रकाश पांडे, अरुण पांडे, पंकज द्विवेदी, मनोज तिवारी, प्रकाश सिंह, अमन प्रकाश, राहुल सहित सभी प्रतिभागियों ने सभागार में उपस्थित मेरे मित्र अध्यापकगण, छात्र और छात्राओं, मेरा परिचय अभी दिया गया आपको, वो परिचय अधूरा है। मैं आयुर्वेद में कौमारभृत्य क्षेत्र का विद्यार्थी रहा हूँ, आज भी उसका विद्यार्थी हूँ और आगे भी मेरी इच्छा ये है कि मैं उसका विद्यार्थी बना हूँ। तो पहला संदेश मेरा प्रिय छात्रों को है कि कभी अपने को किसी विषय का आप मास्टर मत बनिएगा, हमेशा उसके छात्र बने रहिएगा। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, यहाँ से पास आउट होने के बाद आप चिकित्सा क्षेत्र में जाएंगे। अगर आपने ये परिकल्पना कर ली कि मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, तो शायद चिकित्सा में उतनी सफलता न मिलेगी। दिन प्रतिदिन आपको पढ़ना होगा, दिन प्रतिदिन आपको परीक्षा देनी होगी। हर मरीज जो आपके पास आएगा वो आपका एग्जामिनर होगा और जो आप उसके साथ करेंगे वो आपका रिजल्ट होगा। तो जिंदगी में कभी आप अपने को मास्टर मत बनिए किसी सब्जेक्ट का, हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे, आपको सफलता निश्चित होगी। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे एक अवसर दिया गया कि आप लोगों से मैं बात कर सकूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर के और थर्ड ईयर या फाइनल तक के छात्र होंगे। मेरा टॉपिक बिल्कुल चिकित्सा से अलग है, जो टॉपिक मुझे अलॉट किया गया, और सहयोग बस वो थोड़ा डिले से मिला, इसलिए मैं उसका PPT या प्रेजेंटेशन बना के नहीं लिया। टॉपिक जो मुझे दिया गया वो 16 संस्कार। तो पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में ये उठेगा, 16 संस्कार का चिकित्सा से क्या लेना है? संस्कार या तो पंडित जी कराते हैं, शादी या तो पंडित जी कराते हैं, कर्मकांड जो होता है वो
जब हम शमशान भूमि में जाते हैं तो वहाँ जो उपस्थित लोग होते हैं वो कराते हैं। और आयुर्वेद ने इसे क्यों अपना लिया? धार्मिक ग्रंथों में 16 से लेकर 40 संस्कारों का वर्णन है। उनमें से 16 संस्कार ऐसे हैं जो मुख्य हैं, और उन 16 संस्कारों में से 10 या 11 संस्कार आयुर्वेद ने अपनी संहिताओं में एक्सेप्ट किए। तो मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं, और इसमें व्यक्तित्व विकास की योजना कैसे शामिल की जा सकती है इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो जो 16 संस्कार हैं उसमें 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ धारण से लेकर के और संतान की उत्पत्ति तक किए जाते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। आयुर्वेदिक क्लासिक्स में आपको गर्भाधान और जो पुंसवन कर्म है या पुंसवन संस्कार है इसका उल्लेख मिलेगा, सीमंतोन्नयन संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता। सिंपल आप देखें, गर्भाधान संस्कार में मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या करते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रारंभ गर्भधारण से नहीं। क्लासिक्स अगर आप देखिए तो गर्भाधान संस्कार के लिए प्रायर तैयारी करने की योजना उन्होंने बनाई कि आपका रहन सहन पहले कैसा होगा, रजस्वला पीरियड में आप क्या करेंगे, आपका आहार कैसा होगा, और जब आप संतानोत्पत्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें आपकी इच्छा क्या है, आपकी या महिला की मानसिक स्थिति क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। उसके बाद गर्भधारण हुआ। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग हो जाती है तो गर्भधारण हो जाता है। आयुर्वेद का नहीं, स्पर्म और ओवम की मीटिंग तो शायद हर महीने हो जाती होगी, या हर 10 दिन 15 दिन पे जब भी मीटिंग होती है तो हो जाती होगी, लेकिन हर बार गर्भधारण नहीं होता। गर्भधारण कब होता है? जो उसमें जीव ऐड हो जाता है, शुक्र सोडी जीव संयोगे तो खल कुछ गते, तो जीव वहां आ गया। और अगर इतने पे ही जीव आ गया, गर्भाधान संस्कार हो गया आपकी दृष्टि से, लेकिन गर्भाधान संस्कार यही नहीं खत्म हुआ। ये तो प्रारंभ था, उस दिन से लेकर के और जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक की जो गर्भाधान की पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आती है। कहा कि बच्चा अपनी इच्छाओं को माता के द्वारा प्रकट करता है, और वो अगर दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न पैदा होगा। लेकिन अगर वो न किया जाए तो क्या होगा? तो बच्चे को कष्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक बेबी डिलीवर हुआ जिसने अपनी, वो भूख से रोता तो था लेकिन अपनी माँ की ब्रेस्ट फीड वो नहीं ले रहा था। जब भी वो ब्रेस्ट के पास ले जाती थी बच्चा मुंह हटा लेता था। जो न्यूनेट पैदा हुआ उसी में बात कर रहा हूँ। तो जो वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन थे उन्होंने एग्जामिन किया तो समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद पीडियाट्रिशियन गए, उन्होंने एग्जामिन किया, मुंह देखा, ये देखा, वो देखा, कुछ नहीं समझ में आया। नर्सिंग स्टाफ सब परेशान थे। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को बुलवाया, और साइकेट्रिस्ट ने जब एग्जामिन पहले को बच्चे को एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद जब बच्चे में कुछ नहीं मिला तो उसने बच्चे को बगल वाली बेड पे जो महिला थी, डिलीवर्ड महिला थी, उसको पकड़ा दिया और मदर को एग्जामिन करने लगे। और इस बीच में उसने देखा कि बगल वाली जो महिला है उसका ब्रेस्ट फीड बेबी लेने लगा। अपनी माँ का ब्रेस्ट फीड उसने नहीं लिया, बगल वाली जो लेडी है उसका ब्रेस्ट फीड उसने ले लिया।
तो एनालिसिस ये निकली हिस्ट्री लेने पर, जब ये बेबी गर्भ में आया था तो माँ ने एबॉर्शन कराने का बार बार प्रयास किया था, जिसका रिएक्शन वो न्यूनेट जो सद्यजात शिशु है उसका रिएक्शन ये था कि उसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। हाँ बोलो। हाँ, 10वें दिन जो बच्चा होता है वो 10 दिन में वेट को लॉस करता है, फिर 10वें दिन अपना मेन वेट पे आ जाता है। हाँ। अगर उसके पास सर में उपशीर्षक के दर्द शीर्षक रहता है तो वो चीजें भी कम हो जाती है, नाभि ना हुआ रहता है, नाभि छेदन हो रहती है तो भी नॉर्मल हो जाता है। 10 दिन तक जो होता है रैपिड बच्चों में जो डेथ होती है वो ज्यादा हाई चांसेस में रहती है, इसलिए 10वें दिन नामकरण। वेरी गुड। प्राचीन काल में संस्कृत की 2 विद्याएं ऐसी थी जो धन कमाने का साधन थी, एक ज्योतिष और दूसरा आयुर्वेद। जब नामकरण करते हैं तो बच्चे की राशि, नक्षत्र ये सब देखे जाते हैं और उसके आधार पर ज्योतिष ये बताता था कि इस बच्चे को किस दोष की व्याधियां होने की संभावना है या शीघ्र चल करके कौन सी व्याधि इसको हो सकती है। तो जो चिकित्सक था वो चिकित्सक उसके लिए प्रिपेयर हो जाता था। ये कंसेप्ट आज जैसे भी हमारे पूर्व पूर्वज कह रहे थे वक्ता महोदय कि हमने दोष विज्ञान छोड़ दिया, हमने धातु विज्ञान छोड़ दिया, ठीक उसी तरह ये कंसेप्ट भी छूट गया। दूसरा, जैसे इस बच्चे ने कहा, बिल्कुल सही कहा, 10वें दिन 7 दिन के बाद अर्ली न्यूनेटल पीरियड समाप्त हो जाता है, तो जो चेंजेज आने हैं बच्चे में वो चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। जैसा इसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू में 3 दिन बच्चे का वेट घटता है, फिर अगले 3 दिन वही स्टे करता है और अगले 3 दिन फिर वो आया था। तो 10वें दिन क्या उसका वेट जो बर्थ के समय था वो वेट है या नहीं है। ये फर्स्ट एग्जामिनेशन आप यहाँ बच्चे का 10वें दिन करते हैं। आज कहते हैं ना हॉस्पिटल में कि 10 दिन बाद दिखाने आ जाना, कितने पेशेंट रनअप होते हैं। कम से कम ग्रामीण क्षेत्र का पेशेंट तो दोबारा टर्नअप नहीं होता, लेकिन नामकरण कराना है तो उसके लिए आना होगा और जब आएंगे तो हमारी ड्यूटी, हमारा काम बन जाएगा। हम फर्स्ट एग्जामिनेशन बेबी का कर लेंगे। सूख कर गिर गई कि नहीं गिर गई, गिर गई तो वहाँ कोई वुंड तो नहीं है, एस्ट्रेशन तो नहीं है, चलो वो भी नहीं है, तो नाभि तुंडी तो नहीं हो गई, अम्बलाइकल हर्निएशन तो नहीं हो रहा है, या उसी के बगल में विदाउट स्किन कवर एक अलग से निकला है जिसको एक्सोम्फेलस कहते हैं। तो जो अम्बलाइकल रीजन है उसका एग्जामिनेशन भी उस समय हो जाता है। आपने देख लिया। चंद्रशेखर पांडे जी, और आज के इस 6ठे दिन विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा आयोजित व्यक्तित्व विकास वर्ग के 6ठे दिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज का जो ज्ञान रहा हमारा, जो गर्भ संस्कार से लेके और व्यक्तित्व विकास तक, जो आज के हमारे गुरु के गुरु आदरणीय मिश्रा सर ने चुकी है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उन दिनों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था और सर की एक बहुत फेमस बुक है जो आज हमारे लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। अभी पूरे भारतवर्ष में वो बुक बहुत ही प्रचलित है, तो हमारे भित्त के नाम से। तो उस बुक को हम लोग पढ़ा करते थे और अचानक से एक बार हमारे जूनियर में सर का आना हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, और सर को मेरी देखने की इच्छा थी कि सर प्रोफेसर डीन मिश्रा सर दिखते कैसे हैं। तो मैं उसको लेके और सर के डिपार्टमेंट में गया, क्योंकि मैंने कहा गुरु के गुरु, मेरे जो गुरु हैं उनके गुरु सर रह चुके हैं। तो मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ आए हुए हैं मिश्रा सर, आप आके मिल लो। मैं गया, जो हमारे संस्कार होते हैं, मैंने सर का पैर छुआ और सर ने कहा कि कौन है क्या है। तो ठीक है, सर ने कहा कि हाँ ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, ऐसे है। तो वो देख के मुझे बहुत ये लगा और उसके बाद से एक संयोग था कि मेरा
जो सिलेक्शन था वो स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में हुआ और सर के सानिध्य में मैंने अपनी पूरी पीजी की पढ़ाई की। और निश्चित तौर पर आज का जो सर का लेक्चर रहा, सर ने गर्भाधान से लेकर और विवाह संस्कार तक के जो भी छोटे बड़े पहलू थे उनके ऊपर बहुत ही दिव्य दृष्टि डाली और हम सभी आयुर्वेद के छात्रों को सर ने लाभान्वित किया। और हाल में ही सर को 2024 का बेस्ट पीजी टीचर नेशनल अवार्ड इन कॉमर्स में सर को प्राप्त हुआ है। मैं क्योंकि अभी एक सप्ताह पहले ही हुआ है, तो मैं सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के निमंत्रण को आपने स्वीकार करके और हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद का मान बढ़ाया है, हम सभी आयुर्वेद के छात्रों का ज्ञानवर्धन किया है, इस हेतु भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। विश्व आयुर्वेद परिषद आपके सफल, सुखद और स्वास्थ्य जीवन की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कर्तव्य भूमि से सबका स्वागत करें। बंद हो जाए सब जब दरवाजे, बंद हो जाए सब दरवाजे। यह व्यक्तित्व विकास वर्ग दिनांक 26 से प्रारंभ होकर के और समापन कल 1 तारीख को होना है। और इस कार्यक्रम में बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान आ रहे हैं। अपनी बातों से हमारे छात्र छात्राओं को जो उपदेश देते हैं, जो बताते हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूं कि हमारे छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए यह बहुत बड़ी बात है। व्यक्तित्व निर्माण जो एक विषय रखा गया है, उसमें निश्चित रूप से जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं, दूसरे कॉलेजों से भी हैं, हमारे कॉलेज से भी हैं, और ये सिलेक्टेड बच्चे जो हैं वो आवासीय व्यवस्था यहाँ की गई है। और इतने दिनों तक इन लोगों का एक लाइफ स्टाइल, जो सुबह उठना है, योगा करना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, फिर अल्पाहार लेना है, भोजन करना है, सारी बात। तो एक ये 7 दिनों का जो यह कार्यक्रम है वह निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व विकास में काफ़ी सहयोग करेगा। और आज का जो सर का था व्याख्यान, मैं जानता हूं कि सर बाल रोग के बहुत बड़े विद्वान हैं और उनकी लिखी हुई कई पुस्तकें हमारे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और अभी जहां तक पता लगा, कुछ महीनों पूर्व इन्हें आयुष मंत्रालय के द्वारा बेस्ट टीचर इन बाल रोग का इनको पुरस्कार भी दिया गया है, जहां हमारे NCISM के अध्यक्ष और सेक्रेटरी सारे लोग उपस्थित थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। वो ऐसे लोगों के द्वारा हमारे बच्चों को कोई शिक्षा मिल रही है, तो हम इसके लिए काफ़ी गौरवान्वित हैं। और विशेष रूप से मैं वीर मिश्रा सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने विद्वत्तापूर्ण बातों से, अपने पूर्ण व्याख्यान से हमारे बच्चों को आपने प्रभावित किया। थैंक यू सर। विश्व आयुर्वेद परिषद के इस कार्यक्रम में मुझे षोडश संस्कार के ऊपर वक्तव्य देना था और उन संस्कारों की आज के जीवन में क्या महत्ता है उसके ऊपर मैंने प्रकाश डाला है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जो बच्चों के रीडिंग पढ़ाई प्रारंभ करने की एज मॉडर्न एज में या आज के युग में 3 वर्ष थी, अब आयुर्वेद के विद्यारंभ संस्कार को देखते हुए वो धीरे धीरे 5 वर्ष पे आ रहे हैं। इसी तरह से अन्य प्राशन संस्कार या फल प्राशन संस्कार की बात करें
पहले आपने देखा होगा कि एज ऑफ वीनिंग 3 महीने रखी गई थी, अब वो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि छठे महीने में ही प्रारंभ किया जाना था। और जो आप सर यहाँ के जो फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के जो यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग हैं जो प्रशिक्षण में हैं, सर उनके लिए क्या आप सर आशीर्वाद देंगे, क्या कुछ कहेंगे ताकि उनका आगे का जीवन बेहतर हो? मैंने अपने लेक्चर में गर्भाधान संस्कार से लेकर के और वानप्रस्थ संस्कार तक की बात की है। जब वो चिकित्सक बनकर के आए तो आज जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, होता क्या है जब गर्भधारण होता है, आज सिंगल परिवार है तो काम के बाद बैठ के टीवी या मोबाइल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, उसका प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ता है। तो अगर यही ट्रेनिंग हम दे पाए तो हम देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा कर सकेंगे, मतलब जागरूक कर सकें लोगों को कि इस चीज़ से